गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम पढ़ने वाले हैं सीए में फाउंडेशन के लिए इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर है अपना। ठीक है, तो अगले लेक्चर में जो पहले पढ़ा है उसको अब सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे और फिर ही अपन क्या करेंगे भैया, आगे बढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। जो भी चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी है उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज ही आपका लास्ट डेमो सेशन रहेगा लगभग। ठीक है, तो अगर आपको फुल कोर्स बाय करना है तो आप जरूर से मुझे मैसेज कर सकते हो 8973273289 पे। आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो वहां पे भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ आपको और भी कोर्सेज मिल जाएंगे स्टडी स्किल के ऊपर। ठीक है, अगर अच्छा डांस करना है तो डांसिंग स्किल आनी चाहिए, अगर अच्छा सिंगिंग करना है तो सिंगिंग स्किल आनी चाहिए, अगर अच्छी तरीके से स्टडी करनी है तो आपको स्टडी स्किल आनी बहुत जरूरी है। स्टडी स्किल के ऊपर मैंने कोर्सेज बनाए हुए हैं, फ्री वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप जरूर से स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए एंड आप उन जरूर से कोर्सेज को चेकआउट जरूर से करिए। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते बेटा, आ जाइए। क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी थी उसको एक बार देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, लेट्स गो। सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, एफर्ट्स सबसे पहले क्या आता है, वांट आती है, फिर एफर्ट्स बनता है, फिर हम उसे क्या होता है भैया, सेटिस्फेक्शन होता है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 पार्ट्स में कौन सा, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीजें चाहिए। कौन सी 4 चीजें चाहिए भैया आपको, प्रोडक्शन किस कलर का चाहिए, मतलब आपको बाइक कौन से कलर का चाहिए। ठीक है, अगर बाइक प्रोड्यूस हो रहा है किस कलर का चाहिए भैया, काला लाओ। ठीक है, मतलब काला कलर का बाइक लाओ। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है भैया, का मतलब होता है कैपिटल। ये रहा देखो, का मतलब कैपिटल। ठीक है, ला मतलब लैंड, लाओ, ला मतलब लेबर एंड ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इतनी चीजें चाहिए। एक्सचेंज का मतलब होता है एक दूसरे से गुड्स का पैसों के साथ एक्सचेंज करना। पहले गुड्स के सामने गुड्स को एक्सचेंज करते थे, उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब गुड्स के सामने पैसों को अपन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिसने बाइक को प्रोड्यूस किया उसके पास पैसे आ गए, फिर वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब जितना खर्चा उसको देना है पहले वो खर्चा देगा, बाद में बचा वो प्रॉफिट अपने पास रखेगा। प्रोडक्ट अगर हमने देखा कि लैंड को वो क्या देगा, लैंड को रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा, कैपिटल को इंटरेस्ट देगा और जो भी बचेगा वो ऑर्गेनाइजेशन क्या रखेगा, एज अ प्रॉफिट अपने पास वो रख देगा। ठीक है, फिर हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दो चीजों आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया, एक कॉम्बिनेशन दिया प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसे बोलते हैं टेक्निक, दूसरा कॉम्बिनेशन उसे भी टेक्निक, बट दोनों कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके बोले तो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक्सचेंज हो गया अपना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। माइक्रो का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर, ठीक है, छोटी चीजों के बारे में सोचना, जैसे कि पर यूनिट की प्राइस कितनी होगी। ठीक है, एक इंडिविजुअल के बारे में सोचना, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में सोचना। मैक्रो लेवल मतलब बड़े लेवल पे सोचना, इंडिया लेवल पे सोचना, नेशनल लेवल पे सोचना, इसे बोलते हैं मैक्रो चीज है। ठीक है, फिर बात आई थी कंजम्पशन। कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन उसे बोलेंगे जो गुड्स या सर्विसेज हमने अपने लिए बनाई हुई है, मतलब हमने यूज करने के लिए बनाई, उसे हम बोलेंगे कंजम्पशन। अगर हमने कोई चीज इन्वेस्टमेंट के लिए करी है या दूसरे के लिए करी है तो हम उसे कंजम्पशन नहीं बोलते हैं। जैसे कि आपने कोई फ्लैट परचेज किया रहने के लिए, ठीक है, दिया अपने लिए किया, अपने यूज के लिए किया तो उसे बोलेंगे कंजम्पशन। बट अगर आपने फ्लैट को परचेज किया आपने रेंट आउट करने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए तो ये आपने इन्वेस्टमेंट किया, दिस इज नॉट योर कंजम्पशन। कंजम्पशन का सिंपल सा मतलब होता है यूज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। अगर आप कोई भी गुड्स का यूज और गुड्स का और सर्विसेज का यूज करते हो उसे बोलते हैं बेटा आपका कंजम्पशन। थैंक यू सो मच सुंदरम। रोहिणी गुड मॉर्निंग। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हमने 4 तरीके की डेफिनेशन देखी थी। सबसे पहली आई थी वेल्थ। ठीक है, सबसे पहली वेल्थ। वेल्थ का मतलब ये होता है कि वेल्थ डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, पहले 4 डेफिनेशन कौन सी ये बता देता हूं। वेल्थ, देन वेलफेयर, देन स्कैर्सिटी एंड ग्रोथ। अगर हम बात करें वेल्थ के बारे में, मतलब पैसा जितना तुम कमा रहे हो वही इकोनॉमिक्स है। ये किसने बोला था, 2 लोगों ने बोला था, याद है, जीबी सॉरी जेबी, जेबी एंड एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है भैया, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये रहा, देख लीजिए भैया, एडम स्मिथ वाज कॉल्ड फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी ये भी आप देख सकते हो एंड आपको यहाँ पे ईयर भी दिया हुआ है। आप जरूर से एक लिस्ट भी बना सकते हो अगर आपको याद रखना है तो आप डेफिनेशन के हिसाब से सामने नेम, देन बुक नेम एंड उसका ईयर, ये भी आप जरूर से लिख सकते हो।
ठीक है, ऐसा होगा तो मैं भी आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, फिर आपका आता है वेलफेयर, देन स्कैरसिटी, देन ग्रोथ। तो इस हिसाब से आपका आता है भैया वेलफेयर का मतलब ये होता है कि आप ना पैसे कमा रहे हो, वो तो आपका इकोनॉमिक्स है, बट उसको यूज कैसे करना है, कैसे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है भैया, उसे भी क्या बोलेंगे अपन, उसे भी बोलेंगे वेलफेयर। ठीक है, मतलब उसके बोलेंगे इकोनॉमिक्स, वेलफेयर डेफिनेशन में ऐसा बोला गया है। फिर आया स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन में ये बोलना चाहते हैं कि भैया आप जो बोल रहे हो ना, ठीक है, वेलफेयर में क्या बोला कि आपको वेल्थ से ज्यादा वेलफेयर पे फोकस करना चाहिए, मतलब आप जो कमा रहे हो उससे ज्यादा आप कितना खुश रहते हो उस पर फोकस करना चाहिए। जबकि स्कैरसिटी में बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मतलब आपको वेल्थ को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है और आपको वेलफेयर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। अब इसमें करना क्या है, क्यों, रीजन ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करी थी स्कैरसिटी वालों ने। चलो आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं, यहाँ पे बुक में भी आपको दिया हुआ है जेबी ने क्या कहा था और एडम ने क्या कहा था। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस कंज्यूम, सिर्फ यहाँ पे वेल्थ के ही बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें क्रिटिसाइज किया हुआ, वेल्थ इज नो यूज अनलेस इट इज सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। सिंपल सी बात है भैया, वेल्थ का कोई मतलब नहीं है अगर वो आपको ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, ये क्रिटिसाइज हुआ। इसीलिए फिर अल्फ्रेड मार्शल ने नई चीज बताई कि भैया आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक साइड नहीं देखना है, बस आपको सेकंड साइड भी देखना है, यानी कि आपको वेलफेयर के साइड भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाइए फिर अपन बात कर रहे थे भैया, टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे आपको दी गई है वेलफेयर के ऊपर और सेकेंडरी प्रायोरिटी दी गई है वेल्थ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिसाइज करते हुए लिखा। ठीक है, क्रिटिसाइज करते हुए लिखा कि यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी भी इकोनॉमिक्स को न्यूट्रल रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करके बोला गया कि सेम इंपॉर्टेंस देना चाहिए वेल्थ एंड वेलफेयर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी क्रिटिसाइज किया कि मार्शल ने नेग्लिगेट कर दिया, मतलब अवॉइड कर दिया, निकाल दिया गया। ठीक है, कुछ मटेरियल गुड्स को जो वेलफेयर क्रिएट तो नहीं करता है, मतलब हैप्पीनेस या हेल्थी लाइफ को क्रिएट नहीं करता है, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल। ठीक है, तो वो आपको वेलफेयर क्रिएट नहीं करके देता, हैप्पीनेस या फिर आपको बोल सकते हैं कि हेल्थी लाइफ नहीं देता, बट फिर भी वो मटेरियल गुड्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन दे दी। ठीक है, रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन दे दी यहाँ पे, और उन्होंने क्या लिखा, वांट्स आर अनलिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास काफी सारे अल्टरनेटिव यूज है, एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे सामने है। ठीक है, फिर हमने इस डेफिनेशन का मेरिट देखना बाकी था। चलो आ जाइए, ये डेफिनेशन क्या है, रॉबिन्स क्या कहना चाहता है, रॉबिन कहना चाहता है कि साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर्स मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि आपको आपको क्या करना है, वेल्थ वेलफेयर के साथ साथ आपको स्केयर रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव यूज के साथ देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट हमने देख लिया कि वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, अल्टरनेटिव यूजेस है, एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी हमारे सामने यहाँ पे है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरिट क्या है। ठीक है, मेरिट क्या है यहाँ पे, ये अपन देख लेते हैं बेटा। मेरिट यानी बेनिफिट्स, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स is an analytical science, economics turn into universal science, according to Robbins it's a positive science। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या है, समझाएंगे आगे आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस आपको अभी आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये होना भी चाहिए और है भी। ठीक है, अब क्रिटिसाइज किया हुआ, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल साइंस। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू डेवलप कंट्री, ये बोले डेवलप, कोई बोल रहा है डेवलप कंट्री को नहीं होना चाहिए, कोई बोल रहा है कि डेवलपिंग कंट्री को ये क्या है भैया एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो काफी सारे क्रिटिसाइज यहाँ पे हुई। इट्स एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, इसका मतलब ये होता है कि आपने पुरानी बातें अलग तरीके से बोल दी, ये कोई नई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारा क्रिटिसिज्म हुआ, कौन सी डेफिनेशन का, स्कैरसिटी डेफिनेशन का। उसके बाद आई नई डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन। अब ग्रोथ डेफिनेशन में पहले ऊपर ऊपर से बता देता हूं कहता क्या है, फिर मैं आपको अंदर से पढ़ाता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ग्रोथ डेफिनेशन कहता है कि भैया आप वेल्थ को तो ध्यान में दे रहे हो। ठीक है, वेल्थ मतलब आप कितना कमा रहे हो, आप वेलफेयर को भी ध्यान में दे रहे हो कि आप कितना हैप्पी रह रहे हो, बट उसके साथ साथ आपको फ्यूचर को भी ध्यान में रखना है, यानी कि आप आज कितना कमा रहे हो उसमें से कितना खुश हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने जितना कमाया सब उड़ा दो, भैया आपको ग्रोथ के बारे में सोचना है, आपको लाइफ में आगे आना है, यानी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपको करना है, यानी कि किसी अदर चीज को सेक्रीफाइस किए बिना, हार्म किए बिना आपको ग्रोथ भी करना है। इसीलिए ग्रोथ डेफिनेशन में यह भी देखा गया है कि आपको प्रेजेंट की नीड को तो सेटिस्फाई करना है, बट फ्यूचर के लिए भी आपको क्या करना है, सोचना पड़ेगा। ये बोलता है बेटा आपकी ग्रोथ की डेफिनेशन। चलिए आ जाइए, ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी है, बात कर लेते हैं।
जेएम केन्स ने दिए, ठीक है, और पीएस सैमुअल्स ने दिए, और उन्होंने बुक लिखी थी कौन से, इकोनॉमिक्स, ये रही 1948 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। उसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन अपन पढ़ लेते बेटा, आ जाइए, ठीक है, यस परफेक्टली दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, आ जाइए, ठीक है, अभी एकदम से परफेक्ट है। Economics is a study of how men and society choose with or without use of money to employ the scarce productive resources that would have alternative uses। यहां पे कहना चाहता है कि कैसे आप रिसोर्सेज का यूज कैसे हो करते हो जो स्कैरसिटी है, मतलब वो बहुत कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका अल्टरनेटिव यूज आप कैसे करते हो, यूज टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फॉर कंजम्पशन नाउ और इन अ फ्यूचर। मतलब आप अभी कैसे आप स्कैर रिसोर्सेज का, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हो और प्रोडक्शन करते हो आज और फ्यूचर में आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सको अच्छी तरीके से, ठीक है, अमंग वेरियस पर्सन, मतलब काफी लोगों के बीच में और काफी ग्रुप के बीच में। इट एनालाइज द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इंप्रूविंग पैटर्न और रिसोर्सेज। ये क्या है भैया, कॉस्ट एंड बेनिफिट को इंप्रूव करने का यहाँ पे देखने की बात है, ठीक है। चलिए फिर से एक और बार में आपको अच्छी तरीके से फिर से अपन पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से डेप्थ में समझ में आए। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ, इकोनॉमिक्स क्या है, हाउ men and society choose with or without use of money to employ scarce productive resources। कैसे scarce productive resources को यूज करना है जिसके पास that would have, जिसके पास have alternative uses, जिसका alternative uses है, ठीक है, alternative uses है किसके लिए, various commodities, commodities को बनाने के लिए over time of distributing, for distributing, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंजम्पशन के लिए, अल्लाह सॉरी, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउ और इन अ फ्यूचर, मतलब अभी कंजम्पशन करना है या फिर फ्यूचर में कंजम्पशन करना है, ठीक है, अमंग द वेरियस पर्सन और अ ग्रुप इन अ सोसाइटी। इट एनालाइज द कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट को ये एनालाइज करता है भैया कितनी कॉस्ट लग रही है, उससे बेनिफिट कितना निकल के आ रहा है, ठीक है, और कैसे अपन उसको इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं भैया, ठीक है। ग्रोथ डेफिनेशन में क्या है, ग्रोथ डेफिनेशन में सिंपल सी बात है, आज का कंजम्पशन और फ्यूचर के लिए कंजम्पशन के लिए आप जो स्केयर रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो कैसे आप यूज करोगे और कैसे आप कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करोगे। कॉस्ट बेनिफिट का एनालाइज करने के साथ साथ आपको उसे इंप्रूविंग पैटर्न में भी देखना है और रिसोर्सेज का भी, ठीक है। तो इंप्रूविंग पैटर्न में आपको कब देखने को मिलता है, ग्रोथ डेफिनेशन में यहाँ पे इंप्रूविंग पैटर्न का बात चल रही है। मेन पॉइंट की बात करें कि यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, लाइक द scarcity definition it also accept the limited want and limited resources। यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि भैया आपके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है बट आपकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन द प्रॉब्लम ऑफ द scarcity of resources not only confined to present but also to the future। मतलब यहाँ पे बात करें भैया सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देखना, आपको फ्यूचर को भी देखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है not only confined to the present but also to the future, ठीक है। He also adopted a dynamic approach to study of economics considering economic growth as an integral part of the economics। इसने क्या कहा कि ग्रोथ है ना वो इंटीग्रल पार्ट है भैया, वो जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स से। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ जो है वो जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इंटीग्रल पार्ट है, इकोनॉमिक्स में है ही, ऑलरेडी है ही। दिस डेफिनेशन इंक्लूड मार्शल वेलफेयर डेफिनेशन एंड रॉबिन्स स्कैरसिटी डेफिनेशन। ये दोनों को साथ में लेके आता है भैया, वेलफेयर का भी बात कर रहा है और स्कैरसिटी का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना के ये बोल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से इतना हाईलाइट कर लीजिए जितना मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया है ग्रोथ डेफिनेशन में। ग्रोथ डेफिनेशन में जल्दी इतना हाईलाइट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी बेटा आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। देखो अब आपको करना क्या है, आपने जहां पे भी डेफिनेशन वाला पहले इतना हाईलाइट कर लीजिए, एक मिनट रुकिए मैं अभी आपको सही से दिखाई, इतना कर लीजिए, फिर मैं आपको ना वो लिखवा देता हूं जहां पे आपको इजीली शॉर्ट में चीजें याद रहे।
डन डनाडन, जल्दी से बताइए बेटा, डन डनाडन। You need just 30 seconds or 45 seconds for the same. Let me know if you have completed this session. I'm sorry, this highlighting. Okay, let's go ahead, beta. Now, please open the page number 2 of your physical book. Please open the page number 2, 1.1.2, definition of the economics. You can see this thing over here. Let's go back. Yes. Now, what you will do? You will just write name of the economist, then you will write the name of the book, and then you will write the year of the book. ठीक है? So that can be asked in your MCQ exam, or if your exams will be in a written form. ठीक है? You will remember this thing. You know that what is the meaning of the wealth definition, but if you will remember the name of the economist, if you remember the book name or year of that book, then that will be definitely enhance your marks. ठीक है? So let's go बेटा. प्राची सिंह, गुड मॉर्निंग. वेल्थ डेफिनेशन किसने लिखी थी, कोई मुझे बता पाएगा? एक मिनट रुको, मैं आ जाता हूँ बोर्ड पे, आ गया. ठीक है, अगर हम बात करें वेल्थ डेफिनेशन के बारे में, क्या आपको पता है कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? वेल्थ डेफिनेशन दी थी जेबी एंड एडम स्मिथ ने. चलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आपको क्या करना है. वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? जेबी. और कौन था? एडम स्मिथ. ठीक है, इन दोनों ने दी थी, जेबी एंड एडम स्मिथ. ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था? ये डेफिनेशन दी थी, वेल्थ डेफिनेशन. वेल्थ डेफिनेशन के लिए एक बुक लिखी गई थी. ठीक है, हम यहाँ पे बुक का नाम लिख देंगे. क्या करते बेटा? बुक का नाम लिख देते हैं. आपको भी मेरे साथ लिखना है रे. ठीक है, बुक है ना आपके पास, फिजिकल बुक, उसी में लिखना है. ठीक है, अगर हम बात करें एडम स्मिथ को, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं. एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं भैया? एडम स्मिथ को क्या बोले थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, आ जाइए. कौन सी बुक लिखी थी, क्या आपको पता है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ एंड नेशंस. आ जाइए, मैं बुक का नाम लिख लेता हूँ, आप भी जरूर से लिख लीजिए मेरे साथ. एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations. ठीक है, ईयर कौन सा था? ईयर था 1776. ठीक है, तो ये चीज आपको लिख लेनी है. अगर आपको अपनी रिवीजन नोट में लिखना है, वहां पे भी आप लिख सकते हो. ठीक है, अगर आप रिवीजन नोट बना रहे हो, तो अगर आपको नोट बनानी है तो वेल्थ डेफिनेशन, उसके सामने ये नेम, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बुक का नाम और ये ईयर आपको लिख लेना है. सेम तरीके से आपको आगे आना है. ठीक है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है? वेल्थ के लिए लिखना है, स्कैरसिटी के लिए लिखना है और ग्रोथ के लिए भी लिखना है. दिस इज योर टास्क. ठीक है, मैं लिखवाऊंगा, आप लिख लोगे, कोई मतलब का नहीं रहेगा आपके लिए, इसलिए क्योंकि आप वेलफेयर डेफिनेशन को पहले आप दिमाग से सोचोगे कि सर क्या होना चाहिए, फिर आप वेलफेयर डेफिनेशन में जाओगे. ठीक है, वहां से आप देखोगे कि हाँ सर वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी. कौन सी बुक? ये वाली और ये वाली, और ईयर कौन सा? 1870. अब यहाँ पे क्या लिखोगे? अल्फ्रेड मार्शल, फिर बुक का नाम 1870, फिर स्कैरसिटी डेफिनेशन, फिर ग्रोथ डेफिनेशन. इस हिसाब से आप अपने हिसाब से ये पूरा लिस्ट बना दोगे. ठीक है, दिस इज योर टास्क. ठीक है, अगर मैं ही सब चीजें करूंगा तो आप मेहनत कब करोगे? ठीक है, जब अपने आपको कुछ चीजें करनी होती है तब हमारा ध्यान वहां पे अच्छी तरीके से होता है, अदरवाइज कॉपी पेस्ट होता है. कॉपी पेस्ट में कोई मतलब ही नहीं है. चलिए, तो यहां तक हमने चार डेफिनेशन यहाँ पे मतलब समझ लिया है. अब आगे बढ़ते बेटा और बात करते हैं स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स.
यहाँ पे बात करें बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, पहले क्या फॉलो होता था और अब मॉडर्न जमाने में क्या क्या फॉलो होता है। ठीक है, पहले क्या फॉलो होता था और अब क्या फॉलो हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बेटा आपकी बात की जा रही है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। आ जाइए, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या चीजें थी। ट्रेडिशनल अप्रोच में इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ठीक है, इसको पहले सोशल साइंस बोलते थे। इट स्टडीज मैन बिहेवियर एज एन रेशनल सोशल बीइंग। ठीक है, यहाँ पे मैन बिहेवियर देखा जाता था। इट्स अ सोशल साइंस। इट कंसिडर एज अ साइंस ऑफ अ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर। Science of wealth in relation to human welfare. Earning and spending of income was considered to be an end of all economic activity. पहले क्या था भैया कि आप अर्न कर रहे हो और स्पेंड कर रहे हो, बस वही इकोनॉमिक्स में है। बट अभी तो बेटा ग्रोथ भी यहाँ पे देखा जाता है। तो पहले क्या था, सिर्फ अर्निंग एंड स्पेंडिंग को ही देखा जाता था। अर्निंग एंड स्पेंडिंग को ही क्या देखा जाता था, इकोनॉमिक्स मान लिया जाता था। वेल्थ वॉज कंसिडर्ड एज अ मीन टू एंड, द एंड बिंग ह्यूमन वेलफेयर। मतलब जो वेल्थ है उसी को हम क्या मानते थे, एक एंड मानते थे और दूसरे को हम वेलफेयर मानते थे। बट अभी आपको ग्रोथ भी देखना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच में, मतलब अभी क्या फॉलो किया जाता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल आइदर एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल इज एन इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, हम अपने गोल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकाल के आ सकते हैं, उसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे कौन सा चीज खरीदना चाहिए जिसे मुझे यूज करना है। ठीक है, उसी को अपन कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा चीज मेरे को परचेज करना चाहिए, वो मेरा बेस्ट डिसीजन होगा, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक डिसीजन। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मतलब मैं अलग अलग बाइक को प्रोड्यूस करता हूं, मैं प्रोडक्ट को बनाता हूं, मैं सर्विस को प्रोड्यूस करता हूं, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं कौन सी सर्विस दूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो या फिर सामने वाले को ज्यादा बेनिफिट हो, उसे बोलते भैया इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब यहां पे भैया आपका क्या है, ऑप्टिमाइज इज गोल इज एन इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ऑप्टिमाइज इज गोल, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स। ये क्या करता है बेटा, पॉलिसी मेजर्स आपको सजेस्ट करता है। सोशल प्रॉब्लम कैन दस बी एक्सप्लेन बाय एब्स्ट्रैक्ट थियोरिकल टूल्स और बाय एम्पेरिकल मेथड से आपको क्या भैया, सोशल प्रॉब्लम को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। इन क्लासिकल डिस्कशन इकोनॉमिक इज अ पॉजिटिव साइंस। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस मैं आपको समझाने वाला हूँ, डू नॉट वरी अबाउट दिस। नेक्स्ट अपन वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इट सिक्स टू एक्सप्लेन व्हाट प्रॉब्लम इज एंड हाउ इट टीन्स टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट प्रॉब्लम इज एंड इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम इट इज बोथ अ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। फिर अब आ गया भैया ये दोनों है, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव साइंस में है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ टुडे डील इकोनॉमिक इश्यू नॉट मियरली एज दे आर बट ऑल्सो एज दे शुड बी। मतलब यहाँ पे बात करें कि आपका प्रॉब्लम क्या है, बट क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए उसके बारे में भी ये बात करता है। ठीक है, पॉजिटिव साइंस मतलब व्हाट इज प्रॉब्लम। ठीक है, और नॉर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब फैक्ट के ऊपर बात करता है। ठीक है, अब मैं आपको बता ही देता हूं। चलो, पॉजिटिव किसके ऊपर बात करता है बेटा, फैक्ट के ऊपर बात करता है, फैक्ट के ऊपर। और ये क्या भैया, क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करता है, नॉर्मेटिव साइंस। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि मॉडर्न टाइम में आपका जो है वो इकोनॉमिक्स है, वो पॉजिटिव साइंस भी है नॉर्मेटिव भी है। मतलब क्या एक्चुअल में है उसके बारे में भी बात करता है और क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करता है। ठीक है, देखो ये लाइन लिखी हुई है, टुडे डेल इकोनॉमिक्स इश्यू नॉट मियरली, मतलब सिर्फ, मियरली का मतलब होता है सिर्फ, एज दे आर बट, मतलब जो है सिर्फ उसके बारे में डिस्कस नहीं करता। नॉट मियरली एज दे आर, मतलब जो है उसके बारे में डिस्कस नहीं करता सिर्फ, बट अल्सो एज दे शुड बी, मतलब क्या हो सकता है उसके बारे में भी ये क्या करता है बेटा, डिस्कशन करता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव ज्यादा है पॉजिटिव से, क्योंकि वेलफेयर और ग्रोथ में क्या बात करते हैं, क्या हो सकता है, कैसे अपन ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉजिटिव से ज्यादा नॉर्मेटिव ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपने हाईलाइट नहीं किया है तो जल्दी से आप हाईलाइट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू जस्ट 15 सेकेंड्स। ठीक है, जल्दी से हाईलाइट कर लीजिए बेटा। ट्रेडिशनल अप्रोच एंड इट्स मॉडर्न अप्रोच। क्या आपको डेफिनेशंस याद करने की जरूरत है जो आप अपन ने आगे पढ़ी, नहीं बाबा। ठीक है, जितना याद करने की जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया है। कहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, एक तो उस डेफिनेशन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं याद रखने की बात नहीं कर रहा, मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, किसने दिया वो पता होना चाहिए। थर्ड बात, बुक का नाम याद रहना चाहिए।
4 चीज उस बुक कौन से ईयर में लिखी गई वो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और अगर चारों चार चीज का अगर आपको नाम याद होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि कौन से किसने क्या क्रिटिसाइज किया, वो भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको मीनिंग पता है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप समझ जाओगे कि भैया पहले वाले में क्या था, वेल्थ में क्या था, सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं, वेलफेयर में पैसे के साथ साथ आप कैसे खुश रह सकते हो उसके बारे में बात करता है। स्कैरसिटी में क्या होता है, भैया पैसे का भी बात करता है, वेलफेयर की भी बात करता है, बट वो बोलता है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम वेल्थ को कैसे, वेलफेयर ज्यादा क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ग्रोथ की बात करते हैं, भैया रुक जाओ, आप पैसे भी कमा रहे हो, ठीक है, आप हैप्पीनेस भी लेके आ रहे हो, आपके पास रिसोर्सेज भी कम है, बट इस रिसोर्सेज का ऐसे यूज करना कि आप फ्यूचर में ग्रोथ कर सको, उसे बोलते हैं ग्रोथ डेफिनेशन। समझ में आ रही है? पहले वेल्थ आया, फिर वेलफेयर आया, फिर स्कैरसिटी आई, और तीनों के साथ एक बड़ी चीज आ गई, दैट इज ग्रोथ, एंड दैट्स योर ग्रोथ डेफिनेशन। इस हिसाब से भैया आपको याद रखना है। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो मतलब छोटी चीजों के बारे में सोचना, मैक्रो मतलब बड़ी चीजों के बारे में सोचना। आ जाइए, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर इंट्रोड्यूस बाय, देखो ये किसने इंट्रोड्यूस किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू के लिए। माइक्रो एंड मैक्रो वर इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है, रंगर फ्रिट्ज, ठीक है। एक काम करो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू से, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली चीज में ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाइए बेटा, एक सेकेंड। ठीक है, उसने बोला कि भैया दो वे में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, एक माइक्रो लेवल है, एक मैक्रो लेवल। मतलब छोटी चीजों के बारे में, एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में भी आपको इकोनॉमिक्स सोचना चाहिए, एक फर्म के बारे में, एक कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए, और यूनिवर्सल मतलब नेशनल लेवल पे भी सोचना चाहिए, ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का आपको स्टडी दो तरीके से करना चाहिए, ठीक हो। माइक्रो के बिना मैक्रो पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, कंपनी ए की इनकम दी गई है, कंपनी बी की इनकम दी गई है, कंपनी सी की इनकम दी गई है, ठीक है, ऐसे तीन इनकम दी गई है। तो कंपनी ए की इनकम या कंपनी ए के बारे में जो बात कर रहे हो वो हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब एक ही यूनिट के बारे में बात कर रहे हो। बी के बारे में बात कर रहे हो, वो भी एक यूनिट के बारे में, सी के बारे में एक ही यूनिट के बारे में। बट अगर आप इस इंडस्ट्री की इनकम देखना चाहते हो, तो आप इन माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट को बनाओ, एक साथ मिलाओगे तो उसे बोलेंगे भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो के बिना मैक्रो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? देखो, माइक्रो के बिना मैक्रो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें जब ऐड होती है तभी उसी को अपन बड़ा एक साथ सोचते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते बेटा, आ जाइए। द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्क माइक्रोस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि माइक्रो कहां से आया, ठीक है, ठीक है। वेरी स्मॉल, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मीन्स वेरी स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, ठीक है। अच्छा, ग्रीक वर्ड कहां से आया ये भी मैं यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, ठीक है। इट इज स्टडीज अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एक इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इंडिविजुअल यूनिट आर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, कोई भी हो सकता है भैया, एक यूनिट के बारे में बात करें, वो कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मार्शल डेवलप द माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी वेल। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द माइक्रोइकोनॉमिक्स डिवाइड्स द इकोनॉमी इनटू स्मॉल यूनिट एंड स्मॉल पार्ट। सिंपल सी बात है, ईच पार्ट इज स्टडी, हर एक पार्ट को अपने को स्टडी करना है। इट एक्सप्लेन हाउ अ कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हाउ प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम आउटपुट, एंड हाउ द फर्म गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर एक पार्ट को अपने को स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स, ठीक है, ब्लू से नहीं भैया, रेड से ही करते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट पढ़नी जरूरी है। ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन, आई सॉरी, ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स हाउ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हाउ प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम आउटपुट, हाउ फर्म गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। हाउ आर यू बेटा, ठीक है, लेट्स गो। डेफिनेशन की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, देखो ये पर्टिकुलर एक ही चीज के बारे में स्टडी करता है, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, दिस, ठीक है, एक चीज के बारे में स्टडी करना उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ पे नहीं है, ये आपका मैक्रो के लिए है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसे जरूर से क्रॉस कर दीजिए, ठीक है।
स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ द गुड इज डिटरमाइंड एंड हाउ द प्राइस पर यूनिट, देखो बात कर रहे हैं समझ में आ रही है, हाउ प्राइस पर यूनिट इज डिटरमाइंड। हर फैक्टर के लिए, फैक्टर कौन से थे याद है, प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर, काला लाओ का, कैपिटल ला, लेबर ला, लैंड ओ, ऑर्गेनाइजेशन, 4 फैक्टर के प्राइस पर यूनिट डिसाइड करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आ जाइए, देखो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपन क्या बोलते हैं, आ जाइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं प्राइस थियरी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थियरी भी बोलते हैं। तो एक काम करिए बेटा, ठीक है, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाजू में ही लिख दीजिए प्राइस थियरी। रीजन क्या है, रीजन ये है बेटा कि जब आप बुक से पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप ये लाइन पढ़ना भूल गए कोई इश्यू नहीं, आपकी जब भी हेडिंग पे नजर आएगी आपको समझ में आएगा माइक्रो मतलब प्राइस थियरी। ठीक है, मतलब एक पर यूनिट की प्राइस डिसाइड करनी है, प्राइस थियरी। ठीक है, जल्दी से जल्दी इतना हाईलाइट कर लीजिए, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, जूम कर लीजिए भैया, फटाफट से हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपको फुल कोर्स परचेज करना है तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी ऑन 8973273289, या फिर यू कैन इंस्टॉल अवर एप्लीकेशन स्टडी बडी क्लब। Oh, yeah. Okay. डंडनाडन जल्दी से बताइए बेटा। ओ बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। भैया मैं गाना बंद कर देता हूँ, अदरवाइज अगर मैं फ्यूचर में कभी यूट्यूब पे डालूंगा तो ये कॉपीराइट डाल देगा, क्योंकि मेरी आवाज़ ना एकदम से सेम टू सेम है ओरिजिनल गाने से। मेरी आवाज़ एकदम है, मतलब मैं इंडियन आइडल में जाता ही नहीं हूँ। मेरे को लगता है यार किसी और का करियर क्यों मैं बर्बाद करूँ, ठीक है, अगर मैं जाऊँगा तो भैया, और काफ़ी लोग बेचारे जो इंडियन आइडल बन रहे होंगे उसकी जगह मैं बन जाऊँगा तो मेरे को दर्द होगा कि मैं बन गया इंडियन आइडल, उस बंदे को देना था, ठीक है, इसलिए फिर मैं दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं पीछे हट जाता हूँ। ठीक है, आ जाओ भाई बहनों। यूजर और सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूजर और सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। बात करते हैं बेटा यूजर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इज डिवाइडेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, भैया ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्कोस से दिखा, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है भैया लार्ज, वेरी बिग। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट, पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के वो क्या करता है, उसकी स्टडी करता है। इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल यूनिट। भैया माइक्रो क्या करता है, इंडिविजुअल के साथ डील करता है, मैक्रो बड़ी चीज के साथ डील करता है। ठीक है, आ जाइए एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं, नेशनल इनकम, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए एक बार। नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, सब टोटल में बात करते हैं भाई। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ कंसर्न विद सच वेरिएबल्स एज एग्रीगेटेड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ इकोनॉमी विद एक्सटेंडेड टू दिस रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड विद द साइज ऑफ द नेशनल इनकम विद द जनरल प्राइस लेवल। देखो फिर से एक और बार पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डनर एक्ली, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ कंसर्न विद सच वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स के साथ कंसर्न है एज एग्रीगेट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, एग्रीगेट का मतलब समझ में आता है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। भैया टोटल की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के टोटल आउटपुट के साथ कंसर्न है विद एक्सटेंड टू दिस रिसोर्सेज are employed with size of the national income,
भैया सारे रिसोर्सेज कितने एम्प्लॉयड है विद द साइज ऑफ नेशनल इनकम के लिए जितने भी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है उसके साथ ये कंसर्न है, कंसर्न है मतलब कनेक्टेड है, उसकी स्टडीज करता है विथ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब ये होता है कि जनरली कोई चीज की प्राइस कितनी होनी चाहिए उसके बारे में भी ये क्या करता है बेटा, बात करता है। मतलब ये टोटल लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे बात करता है। और नेशनल इनकम अर्न करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है उसके बारे में भी ये क्या करता है बेटा, बात करता है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट द नेशनल इनकम। देखो स्टडीज अबाउट द नेशनल इनकम, ठीक है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, ट्रेंड इन द नेशनल इनकम एक्सेट्रा। मतलब ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब समझ में आता है, ट्रेंड ऑफ द नेशनल इनकम, क्या नेशनल इनकम बढ़ रही है, क्या नेशनल इनकम कम हो रही है, ठीक है, उसके ट्रेंड के साथ भी कंसर्न है। क्यों कंसर्न है भैया, इस साल आपने नेशनल इनकम निकाली, नेक्स्ट ईयर निकालोगे, नेक्स्ट ईयर निकालोगे, नेक्स्ट ईयर निकालोगे, फिर आप ट्रेंड देखोगे भैया बढ़ रहा है, कम हो रहा है, स्टेबल जा रहा है, ठीक है, मतलब कि ट्रेंड के साथ भी ये कंसर्न है। इट इज ऑल्सो डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। टोटल एम्प्लॉयमेंट मतलब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है, मतलब आपको बोला जाएगा कि इतने लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं, 100 लोग हैं जॉब करना चाहते हैं बट सिर्फ 85 को ही जॉब मिल रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है 15%, मतलब एम्प्लॉयमेंट कितना है 85%। समझ में आ रही है, मतलब ये हर साल क्या देखता है कि इंडिया में टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कितना हो रहा है, कितने लोग एम्प्लॉय 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 अभी है और कितने अनएम्प्लॉयड है, वो भी देखा जाता है। टोटल आउटपुट देखा जाएगा भैया कि टोटल आउटपुट कितना ने कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी सारी चीजों के बारे में बात करता है। इट्स ऑल्सो स्टडी अबाउट द ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल जो चलती है ना, ठीक है, मतलब साइकिल वो वाली साइकिल नहीं भैया, ट्रेड साइकिल मतलब परचेज होता है, ठीक है, वो उसके पास आता है, कंज्यूम होता है, या मतलब पहले क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद रिटेलर के मतलब होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर सेल होता है, फिर उसका कंजम्पशन होता है, फिर दूसरा प्रोड्यूस होता है, उसकी जो पूरी ट्रेड साइकिल है उसके साथ भी कंसर्न है। प्लस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात करें मतलब जो क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना फुगावा, ठीक है, मतलब कैसे प्राइस का बढ़ना, ठीक है, जो प्राइस हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, वैसा बोलते हैं ना, मोंघवारी भी बोल सकते हैं ना उसको, ठीक है, तो बहुत बढ़ी, उसके सारे साथ भी कंसर्न है। इट इज ऑल्सो deals with the theory of the economic growth and macro theory of the distribution is also called as a income and employer theory। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, it is also called, sorry, it is also called income and employment theory। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, तो हम यहीं पे लिखते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इतना जल्दी से हाईलाइट कर दीजिए, इतना जल्दी से लाइट कर दीजिए, जल्दी से मैक्रो के लिए लाइट कर दीजिए। बराबर है, ठीक है, हाँ वो गाने वाली चीज। हाँ। भैया जिन्होंने परचेज नहीं किया सीए में फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन का कोर्स, तो क्या कर रहे हो जिंदगी में बेटा, जल्दी से स्टडी बड़ी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, काफी सारी ऑफर चलती रहती है। और 8973273289 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और अभी एनरोल कर लीजिए भैया। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है भैया, हम आपको प्रोफेशनल कोर्सेज को क्रैक करवाते हैं, ठीक है, सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है बेटा। इसके साथ साथ आपको अगर हम बात करें तो स्टडी स्किल, लोग ना डांसिंग की स्किल सीखते हैं, सिंगिंग की स्किल सीखते हैं, ड्राइविंग की स्किल सीखते हैं, बट ये मेरे को नहीं समझ में आता कि कोई जिंदगी में स्टडी स्किल काय को नहीं सीखता है, फिर बोलते हैं कि मेरा बच्चा ना पढ़ने में अच्छा नहीं है। भाई कैसे होगा, कभी आपने उसको सिखाया क्या? आप मेरे को ये बताओ, अगर आप मैं वो बोलूं कि आप ना कैन वी गेट सम मोर, ठीक है, पीपल ऑन द फ्लोर कैन वी गेट सम मोर, अब मैं आपको बुलाऊं कि भैया आ जाइए स्टेज पे आ जाइए और एकदम से ना डार्लिंग तेरे लिए मेरे को डांस करके बताइए, मेरे को ये बताइए कि आप अच्छा डांस कर पाओगे, मेरे को बताइए। आप लोग सर मतलब हम तो सर ऐसे ही नाचते जो शादी में हमको वो आता है भाई, ठीक है, हमको प्रोफेशनल सर कुछ नहीं आता है, ठीक है। अगर मेरे को ये बताओ आप और आपके सामने एक जो डांस सीख के आए उसके सामने हम दोनों को कंपटीशन करवाए, कौन जीतेगा भैया? वो डांस वाला सामने वाला पर्सन ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसको डांस कैसे करना है उसकी स्किल का नॉलेज है मेरे भाई। समझ में आ रही है बातों को? वही चीज अगर आप स्टडी स्किल सीखते हो और आपने सामने किसी भी बंदे को बिठा दो भैया,
आप जीतोगे। रीजन आपको पता है कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, कैसे एग्जाम में लिखना चाहिए। आप बोलो कि सर वो तो हम अभी तक 10 साल से लिखते आए। भैया डांस आप जब से पैदा हुए थे ना तब से डांस कर रहे हो, अभी तक आए क्या? नहीं आए ना। स्टडी स्किल सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, देखो इंडिया के अलावा काफी सारे देशों में स्टडी स्किल एक सब्जेक्ट है भाई, हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। मतलब किसी को पता ही नहीं है कि स्टडी स्किल क्या होती है। भैया हम सिखाते हैं स्टडी बडी क्लब के ऊपर, ठीक है, हम सिखाते हैं पूरे देश में, हम सिखाते हैं स्टडी बडी क्लब के ऊपर। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और अभी स्टडी स्किल के कोर्सेज को अटेंड करिए। मिनिमम प्राइस रखिए क्योंकि अभी लोगों को जागरूक करना जरूरी है। पहले तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि इसकी जरूरत है, पहले तो यही नहीं समझेंगे, ठीक है। ये समझाना जरूरी है कि स्टडी स्किल भी सीखना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, कोर्सेज आपके लिए अपलोडेड हैं मिनिमम प्राइस पे। 2016 से मैं 20 लाख 2 लाख कहां पे 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं हेल्प कर चुका हूं। सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे 20 लाख से ज्यादा स्टडी बडी क्लब के। 10 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने वीडियोस देखे हुए हैं जिनको ये काम में आया हुआ है, ठीक है। बट अब हमने लॉन्च कर दिए हैं पेड कोर्सेज जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट के साथ आपको मिलेंगे। जल्दी से इंस्टॉल करिए स्टडी बडी क्लब को और अपना कोर्स परचेज करिए। अभी तो भैया ऑफर भी चल रही है, आप जाइए, जैसे इंस्टॉल करोगे ना आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। देखो रिकॉर्डेड देख रहे हो तो प्लीज माफ कर देना, इस टाइम पे है या नहीं मेरे को नहीं पता है, बट जब मैं लाइव कर रहा हूं तब है। चलो लेट्स गो, आपने हाईलाइट कर दिया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं। आइए आइए मेरे बच्चों, आइए अभी हम बात करते हैं स्कोप स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। भाई हटा, रेडी कलर से करते हैं ना अपन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और लाइन है, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। भैया इंटरडिपेंडेंट है, क्यों है? सिंपल सी बात है, अगर आप मेरी इनकम निकालोगे, ठीक है, आपकी इनकम निकालोगे, 1000 लोगों की इनकम निकालोगे, 1% की इनकम निकालो, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट 1000 लोगों की इनकम निकाली, वो 1000 के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट 1000 को जोड़ोगे तो वो बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रॉम 1930 ऑनवर्ड्स देयर इज एन इंपॉर्टेंस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। 1930 के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने समझना शुरू किया। स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, अभी हमने बात कर ली कि आउटपुट भी देखना है और एम्प्लॉयमेंट भी देखना है। थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल अपने को देखना है, थियरी ऑफ इन्फ्लेशन भी देखना है, ये सारी चीजें हमने डेफिनेशन में देख ली है। थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखना है, भैया हम ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ट्रेंड देखा ना, इनकम का ट्रेंड अपन ने बोला, ठीक है। ठीक है, माइक्रो थियरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिमांड, ठीक है। यहाँ पे थियरी ऑफ आउटपुट की बात करें तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, आप जो आउटपुट निकाल के आ रहे हो, उसमें से कितना कंजम्पशन के लिए है, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए है। समझ में आ रही? कंजम्पशन मतलब टू यूज, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? टू यूज, मतलब आप फ्लैट बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, बट उसमें से 10% फ्लैट ऐसे जो इन्वेस्टमेंट के लिए है और 90% ऐसे जो कंजम्पशन के लिए, मतलब खुद के यूज के लिए है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि भैया आप जितना आउटपुट निकाल के आ रहे हो बेटा, उसमें से कितना कंजम्पशन के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द सेम प्रॉब्लम इन द ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये कौन से और प्रॉब्लम देख रहा है? लेवल ऑफ द आउटपुट, ठीक है। फ्लक्चुएट इन लेवल ऑफ आउटपुट, कितना फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। फ्लक्चुएट ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो देखता रहता है, ठीक है। चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आ जाइए, सेम ऊपर वाली चीजें ही है, तो उतना मैं डेप्थ में उसमें जा नहीं रहा। सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपोर्टेंस अपन देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी का वर्किंग देखता है, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, पॉलिसी बनाता है। भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ठीक है, फॉर्मुलेट करता है पॉलिसी को, ठीक है। प्रिपेयर इकोनॉमिक प्लान बनाता है, ठीक है। रेमेडियल मेजर्स लेता है, ठीक है, कि इसके सामने अपन क्या कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है तो इसके सामने रेमेडियल मेजर्स का मतलब ये होता है कि हम इसमें क्या रेमेडी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड साइकिल एंड इन्फ्लेशन के लिए रेमेडियल आपको मेजर्स मिल जाते हैं। विद द इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट। अब मुझे ये बताइए कि सर इकोनॉमिक्स साइंस है या फिर आर्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स साइंस है या फिर आर्ट है। अब साइंस का मतलब क्या है, आर्ट का मतलब क्या है, पहले मैं वो आपको सिंपल में मतलब समझा देता हूँ। साइंस का मतलब होता है रूल्स, साइंस का मतलब होता है ये रूल्स है भैया, इसका ऐसे ही होगा। अब मेरे को ये बताओ, साइंस आपने पढ़ लिया, ठीक है, कि साइंस का फॉर्मूला की है दो
दो चीजें को मिला के ये थर्ड चीज यही बनती है, ठीक है। दिस इज द साइंस, ठीक है। काफी सारे लॉ होते हैं, साइंस के लॉज होते हैं। अब मेरे को ये बताओ, आज आप पढ़ रहे हो, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो भी सेम लॉ होगा, ठीक है। उसके भी बच्चे पढ़ेंगे, सेम लॉ होगा, उससे बोलते हैं साइंस। मतलब जो फैक्ट है आज है वही चीजें रहने वाली है। आर्ट का मतलब होता है आप उसे प्रैक्टिकली कैसे लेके आ सकते हो। भैया आपने लॉ तो बता दिया, ठीक है, आपने ज्ञान झाड़ दिया, ठीक है बात, बट आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करता है भैया आर्ट, ठीक है, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कौन बताता है, लॉ कौन बताता है, साइंस बताता है। बट एक्चुअल में कैसे करना है वो बात करता है भैया आर्ट। तो साइंस का मतलब होता है थियरी वाली चीज, आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल वाली चीज, ठीक है। साइंस बोलता है ऐसे काम करना चाहिए, आर्ट एक्चुअली में करके दिखाता है कि भैया हाँ ऐसे करना है। समझ में आ रही है वो, देखो दोनों का डिफरेंस। चलिए आ जाइए, क्या इसको पहले हाईलाइट करवा देते हैं तो आपको ढूंढने में इजी रहे। Whether economics is a science or a art। पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं किसका भैया, पहले हम साइंस का मीनिंग समझ लेते हैं कि साइंस क्या है, ठीक है। आ जाइए बेटा। A systematic body of a knowledge which trace the relationship between cause and effect। ये क्या करता है, ट्रेस करता है, मतलब ट्रैक करता है। ट्रेस का मतलब क्या होता है, ट्रैक करना। क्या कारण है और उसकी इफेक्ट क्या हो सकती है, ठीक है। क्या कारण है और उसकी इफेक्ट क्या हो सकती है वो कौन बताता है भैया, वो बताता है साइंस, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है और इस ये होने की इफेक्ट क्या होगी वो बताता है साइंस। ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ये क्या दिखाता है, सर्टेन फैक्ट्स दिखाता है आपको, ठीक है। सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द फैक्ट, ये आपको ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। फिर कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट करता है। यहाँ पे टोटल पूरी बात जो चलती है वो किस पे चलती है भैया, फैक्ट के ऊपर। किस पे बात चलती है बेटा, फैक्ट के ऊपर बात चलती है। मेकिंग जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट एंड फॉर्मुलेटिंग लॉज, ये क्या बनाता है, फॉर्मुलेट लॉज एंड थियरीज। ये लॉ बनाता है, थियरी बनाता है। सब्जेक्टिंग इन द थियरीज टू द टेस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन के साथ बनाता है। लाइक द फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब चीजें क्या बनाता है भैया, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। मतलब उसमें लॉ बनाया जाता है रियल वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशन के साथ। आ जाइए, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ठीक है। अब आर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आर्ट कैसे है, ठीक है। काइंस डेफिनेशन, आर्ट एज अ सिस्टम ऑफ अ रूल ऑफ अटेनमेंट ऑफ given and the object of art is to formulate the rules to be used for formulation of the policy। ये कहना चाहता है कि आपने जो रूल्स बनाए, ठीक है, उसका कैसे यूज करेंगे हम पॉलिसीज को बनाने के लिए, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट, आर्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर्मुलेट रूल्स, रूल बनाएंगे किसके लिए, फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। पॉलिसी को बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे बेटा, रूल्स बनाएंगे, ठीक है। मैं हाईलाइट करने के लिए बाद में आपको टाइम देता हूं, पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। आ जाइए बेटा, आ जाइए। डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, सीधा आपको यहाँ पे डिफरेंस दिया है। साइंस इज अ थियरिकल, साइंस आपका थियरिकल है, बट आर्ट इज अ प्रैक्टिकल, ठीक है। आर्ट क्या है, प्रैक्टिकल चीजें बात करता है। साइंस टीच अस टू नो, मतलब हमें बताता है कि ये कैसे होना चाहिए। आर्ट चीज टू डू, ठीक है। साइंस बोलता है कि ऐसे होना चाहिए या ऐसे ही होगा। आर्ट आपको एक्चुअली में करके दिखाता है कि हाँ भैया देखो ऐसे होता है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन मेथोडोलॉजी एंड आर्ट इज एप्लीकेशन। साइंस क्या है, एक मेथोडोलॉजी है, आर्ट क्या है, उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको किसी को इंप्रेस करना है, ठीक है, प्रपोज करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ना एक गुलाब का रोज लेके जाइए, ये चॉकलेट लेके जाइए, इस पोज में आपको एक नी को बैंड करना है, नीचे बैठना है, इस तरीके से थोड़ा सा पोज करना है, अपनी चेस्ट को थोड़ा सा बैक लेके जाना है और अपना एक हाथ राइट हैंड आपको थोड़ा सा ऊपर करना है और फिर आपको वो रोज देना है, उसको आई लव यू बोलना है, ऐसे आपको प्रपोज करना है। दैट्स योर साइंस, ठीक है। बट एक्चुअल में मैं एक लड़की को सामने जाता हूं, मैं वो सब चीजें लेके जाता हूं आपके सामने, मैं उसको प्रपोज करता हूं, वो एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसे बोलते हैं आर्ट, मतलब टू डू, करके दिखाना। साइंस बात करता है भैया, लॉ के बारे में बात करता है, ऐसे करना चाहिए। आर्ट आपको करके दिखाता है। समझ में आ रही है मतलब दोनों में अभी आपके दिमाग में घुसेगी, ठीक है, मेरे को पता है आपके दिमाग के बारे में। इकोनॉमिक्स इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट, बहुत बड़ी बात कर रही है। इकोनॉमिक्स इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट, इसे जरूर से याद रखें। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, साइंस है कि आर्ट है, भैया दोनों है, ठीक है। वो लॉ भी बताता है कैसे करना है, वो भी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे
ये डिफरेंस भी मैं आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ, क्योंकि डिफरेंस भी आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। डिफरेंस साइंस है ना। आ जाओ, बैक आ जाते हैं। देख लीजिए इधर, देख लीजिए इधर, इसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, मैं बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ आपके लिए, जल्दी से हाईलाइट कर दीजिए, इतना हाईलाइट कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया करके, मेहरबानी करके कमेंट जरूर से करिएगा। I tried my best to explain you everything, each and every point। ठीक है, इतना डेप्थ में, मतलब लोग क्या करते हैं, अपना स्टडी मटेरियल बनाते हैं भैया, ठीक है, उसमें जो रिलेवेंट है वही चीज़ें रखते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इरेलेवेंट है, बट मैं आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वैसे हर चीज़ रिलेवेंट ही होती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिपीट होती रहती है, तो उसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम एक एक लाइन को पढ़े, जहाँ जहाँ पे मुझे आपको फोकस करवाना जरूरी है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई होप आपने ये हाईलाइट कर लिया होगा। लेट्स गो। ठीक है भैया, आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करके करते कर पढ़ोगे, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो भैया स्पीड में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आपको भैया हाईलाइट करने का भी टाइम उतना ही देंगे जितना एक्चुअल में लगना चाहिए। आ जाइए, ये भी हाईलाइट कर लीजिए भैया। अब देखो आया आपका, ये आपका पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है, पहले इतना हाईलाइट तो करिए, फिर सिखाते हैं भैया आपको। ये हाईलाइट कर लीजिए। सो दिस इज योर लास्ट डेमो सेशन। ठीक है, एक और चाहिए क्या? कमेंट करके बताइए भाई, जब भी आप रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव पे हो। कितना चीज बाकी है मेरे को देखने तो दो, इस चैप्टर में कितना चीज बाकी है। पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, फिर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, फिर खत्म। ठीक है, फिर क्या शुरू हो रहा है इसमें? फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं। वेल्थ वेलफेयर। ओके, ओके, फिर स्टडी नोट 2 आपका शुरू हो रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। डिमांड वाला चैप्टर है, डिमांड सप्लाई। चलो भैया, तो इधर अपन एंड करें, इस क्लास को एंड करते हैं। क्या बोलते हैं पब्लिक, भाई बहना? चलो इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, और आई होप आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। इतनी ही अच्छी तरीके से, तगड़ी तरीके से अपन पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। अगर आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, तो भैया वेट किस बात का, स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, कोर्सेज को परचेज करिए। कोई भी डाउट है मैसेज करिए 8973273289, या फिर एप्लीकेशन तो डाउनलोड करिए। ठीक है, ठीक है, मैं आपको राह दिखा सकता हूँ, चलना तो बेटा आप ही को पड़ेगा। और देखो मेरा कैमरा भी बोल रहा है कि भैया चलो अभी घर चलते हैं। ठीक है, मेरा कैमरा भी हो गया बंद, देखो। ठीक है, तो भैया गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी समय आप देख रहे हो। बहुत मजा आया आपके साथ इतने तक पढ़ाई करने में। आई होप हम साथ में पूरा फाउंडेशन अच्छी तरीके से क्लियर करें। तो जल्दी से आप अपनी एप्लीकेशन स्टडी बडी क्लब को इंस्टॉल करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।